जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया कर रहे होंगे। सारे एग्जाम लगभग समाप्ति की ओर हैं। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे प्यारे पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि BSc BCom कोटा यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी 6 सेमेस्टर में हैं और उन्होंने SEC में पेपर लिया है वर्मी कंपोस्टिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्मी कंपोस्टिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं हम आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि उन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे तो इतने प्यारे कमेंट कर रहे हैं, क्या बताऊं। मतलब आप तो मेरे को विधायक बनाकर छोड़ोगे भाई साहब। नहीं, विधायक वगैरह नहीं बनना अपने को, राजनीति बहुत गंदी चीज है, अपने को कोई विधायक नहीं बनना है। बहुत आपका ये जो प्यार है, आपका जो ये स्नेह है, चैनल के प्रति जो लगाव है, और हर चीज मेहनत मांगती है। मेहनत मैंने भी की है, हमने सबने मिलकर मेहनत की है और बाबा श्याम का हम सब पर आशीर्वाद रहा है, तब जाकर ही हम सब सफल हो पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं। इसलिए इस सफलता के पीछे केवल वो जो नीली छतरी वाला जो बैठा है उसको धन्यवाद दीजिए आप। आगे भी आप यूं ही महेश जी सर की और हम सब की मदद करते रहिए। पहला प्रश्न क्या है? पहले तो मैं एक चीज बता देता हूं, अपना जो टॉपिक है वो है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग वर्मी कल्चर में क्या डिफरेंस है, सारी बातें हम कर लेंगे। पहला तो एक शब्द आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर वर्मी कल्चर वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास की ओर बढ़ जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वर्मी कल्चर, आपने केचुओं का नाम तो सुना ही है, साइंस के स्टूडेंट को तो मालूम है, संघ एनिलिडा का प्राणी है। केचुए इकोसिस्टम के, पारिस्थितिकी तंत्र के वे कारक हैं, वे जैविक कारक हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं। सड़े गले मृत पदार्थों में पेड़ पौधों की पत्तियां, घरों से निकला हुआ घरेलू अपशिष्ट, कागज, सब्जियों के थैले, इन सब को, सब्जियों के छिलके वगैरह, इन सब को खाते हैं और उसको अपशिष्ट के रूप में जो बाहर निकालते हैं, वो बाहर निकला हुआ जो खाद है, वो खाद क्या कहलाता है बेटा? वो खाद क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। मतलब केचुओं के खाद को क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट। एक क्वेश्चन, एक शब्द आता है बेटा, कंपोस्ट। तो केचुओं का पालन पोषण करना, उनको जो नई नई तकनीकें हैं उनके आधार पर उनसे हमें नए नए जो खाद हैं वैरायटी के वो प्राप्त करना, ये जो स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, ये जो तकनीक है वो क्या कहलाती है? वर्मी कल्चर। मतलब वर्म्स को पालना, उनका कल्चर करना, उनका संवर्धन करना और उनसे खाद प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। केचुओं से प्राप्त खाद को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। एक शब्द और आता है बेटा, कंपोस्ट। कंपोस्ट में क्या होता है? कंपोस्ट में केचुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो भी एक प्रकार का खाद ही है। उसमें क्या करता है, कोई भी किसान या कोई भी खाद बनाने वाला एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेता है, उसमें नीचे पानी, थोड़ा सा पानी बिछाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, उसके बाद में सड़े गले पदार्थ जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इसके अलावा पेड़ पौधों की पत्तियां, फिर थोड़ी सी मिट्टी डालता है, फिर पानी डालता है, ऐसे परत दर परत पूरा गड्ढा भर जाता है। फिर उसके ऊपर छाया करके उसको 10-15-20 दिन तक छोड़ देता है। वो सारे पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह, वो सड़ी गली जो खाद है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वहां पर केचुओं का उपयोग नहीं किया जाता। वो भी खाद पेड़ पौधों के लिए बहुत ही गुणवत्ता वाली खाद होती है, सभी रसायनों से मुक्त होती है, केमिकल फर्टिलाइजर से सबसे मुक्त होती है और अच्छी खाद होती है। वो खाद क्या कहलाती है? कंपोस्ट। तो बिना केचुओं के खाद बनाना तो क्या कहलाता बेटा? कंपोस्ट। लेकिन अगर इस कंपोस्ट में अगर हाँ आपने यूज कर लिया किसका? वर्म्स का, केचुओं का यूज कर लिया, तो वही कंपोस्ट क्या कहलाएगी बेटा? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना? तो वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर क्या है?
केंचुओं का खाद बनाने के लिए या नई नई तकनीकों से उनका संवर्धन करना, उनका पालन पोषण करना और उनसे प्रोडक्ट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? वर्मी कल्चर कहलाएगी। वर्म से प्राप्त खाद को क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट। और साधन खाद को क्या कहेंगे? कंपोस्ट। ठीक है ना? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर और कंपोस्ट, ये बात हमने समझा दी है। अब बात करते हैं आज के जो ये टॉपिक है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इससे संबंधित सवाल आने वाले हैं, वो कौन से हैं? अब देखिए, सबसे पहला सवाल, पहला प्रश्न क्या है? वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्ट में मुख्य अंतर क्या है? देखो, वर्मी कल्चर अभी अभी हमने बात करी। वर्मी कल्चर तो क्या है? केंचुओं का पालन पोषण, केंचुओं का संवर्धन। और वर्मी कंपोस्ट उन केंचुओं से खाद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्टिंग। पहला, वर्मी कल्चर खाद बनाना है, वर्मी कंपोस्टिंग पौधे उगाना, बिल्कुल गलत है। वर्मी कल्चर केंचुओं का पालन पोषण, प्रजनन है, आ गई ना बात। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग अपशिष्ट को विघटित करने के लिए उनका उपयोग करना। बहुत बड़े, बहुत, यही आंसर होगा, देख लेना भली। इसके अलावा वर्मी कल्चर में रासायनिक इनपुट का उपयोग किया जाता नहीं। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया ही नहीं जाता। वर्मी कल्चर में रासायनिक इनपुट का उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग पूरी तरह से यांत्रिक है। दोनों पदों में कोई उत्तर नहीं। उत्तर बी सही है। आ गया ना? वर्मी कल्चर तो क्या है? केंचुओं का पालन पोषण करना है, उनका प्रजनन करवाना है और उनसे नए प्रोडक्ट प्राप्त करना, ये तो कहलाता वर्मी कल्चर। और उन्हीं केंचुओं से फिर खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? वर्मी कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी केंचुओं की प्रजाति वर्मी कंपोस्ट के लिए अनुशंसित व उपयुक्त नहीं है? देखो, कौन सी नहीं है? एसेनिया फेटिडा, यूड्रिलस यूजेनिया, फेरिटिमा पोस्टुमा और फेरिनिक्स एरिटिक्स। सी ऑप्शन, फेरिटिमा पोस्टुमा, सामान्य भारतीय केंचुआ। अगला प्रश्न देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक के लिए कार्य करता है क्योंकि यह निम्नलिखित तत्वों से भरपूर होता है। वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही बायो फर्टिलाइजर है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ह्यूमस और लाभकारी सूक्ष्मजीव, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व। उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम भी होते हैं, ह्यूमस भी होते हैं और नाइट्रोजन भी होते हैं और लाभकारी सूक्ष्मजीव भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस रसायन या पदार्थ का उपयोग परंपरागत रूप से चींटियों के आक्रमण से वर्मी कंपोस्ट की रक्षा करने के लिए किया जाता है? एक वो रसायन बताना है जिसका उपयोग जब हम वर्मी कल्चर करते हैं तो वहां पर चींटी आ जाती है, जो हमारी जो केंचुए होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। तो वहां पर जो बेड की रक्षा करने के लिए डीडीटी का उपयोग करते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का या कॉपर सल्फेट। बी ऑप्शन, क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग, पायरोफॉस्फेट का उपयोग करते हैं किसके लिए? केंचुओं की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रबंधन में वर्मी कंपोस्ट का प्राथमिक महत्व क्या है? वर्मी कंपोस्ट का प्राथमिक महत्व विषैले औद्योगिक कचरे को जलाना, यह है क्या? जैव अपघटनीय जैव ठोस अपशिष्ट को मूल्यवान जैव खाद्य में परिवर्तित करना, सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का निर्माण। डी ऑप्शन है, वाष्पीकरण के माध्यम से मिट्टी से भारी धातुओं का निष्कर्षण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा इसका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? जैव अपघटनीय जैविक ठोस अपशिष्ट को मूल्यवान जैव खाद्य में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न देखिए, केंचुओं की आंत के भीतर वह शारीरिक संरचना जो अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र को बढ़ाती है क्या कहलाती है? टाइफ्लोसोल, सीटे, क्लाइटेलम, नेफ्रिडिए। ए क्या कहलाती है? टाइफ्लाइसोल। अगला प्रश्न है, केंचुओं को मिट्टी की आंत, केंचुए तो एक प्रकार की मिट्टी की आंत ही है, ये किसने कहा? चार्ल्स डार्विन ने कहा, अरस्तु साहब ने कहा, क्लियोपैट्रिक ने कहा, प्लिनी एल्डर ने कहा। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, अरस्तु साहब ने कहा था। नील नदी के किनारे कृषि की उर्वरता में केंचुओं की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस प्राचीन सभ्यता के कानून द्वारा केंचुओं को संरक्षित किया गया। नील नदी पर
ये कौन सा कानून आया कि जिसके कारण केचुओं को संरक्षित किया जाए? प्राचीन रोम, प्राचीन चीन, प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने 1881 में कीड़ों की क्रिया द्वारा वनस्पति फफूंद का निर्माण नामक अभूतपूर्व अध्ययन को प्रकाशित किया? सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने यह प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से केचुआ प्रजाति आधुनिक सतह भक्षण वर्मी कंपोस्टिंग विधियों में सबसे अधिक उपयोग की जाती है, कौन सी है वो? आइसिनिया फोइटिडा लाल केचुआ, आइसिनिया फोइटिडा लाल केचुआ, रेड विगलर। अगला प्रश्न देखिए, केचुओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक वर्मी कंपोस्ट प्रणालियों में आमतौर पर बनाए रखने जाने वाला इष्टतम तापमान, जब हम वर्मी कल्चर करते हैं या वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उस दौरान केचुओं के लिए कौन सा टेम्परेचर, कौन सा तापमान सबसे बेस्ट रहता है? उस तापमान को बताइए। 5 डिग्री से 10 डिग्री रखेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस। सही ऑप्शन हो जाएगा 15 डिग्री से 30 डिग्री पर केचुए सही प्रकार से ग्रो करेंगे। अगला प्रश्न है, केंचुओं के प्रजनन और पालन पोषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे, केंचुआ पालन कहेंगे, खाद बनाना, रेशम उत्पादन। ये बिल्कुल नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, केंचुआ पालन वर्मी कल्चर कहेंगे, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्टिंग का प्राथमिक अंतिम उत्पाद क्या है? रेशम के रेशे, बिल्कुल नहीं। रासायनिक उर्वरक पोषक तत्वों से भरपूर, बिल्कुल, बहुत सही आंसर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। केवल शुद्ध प्रोटीन नहीं, वर्मी कंपोस्ट का अंतिम उत्पाद पोषक तत्वों से भरपूर केंचुआ खाद या जैविक खाद ही वर्मी कंपोस्ट का अंतिम उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से केंचुओं की कौन सी प्रजाति वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्ट में आमतौर पर उपयोग की जाती है? आइसिना फेटिडा, आइसिना फेटिडा, रेड विगलर जिसको कहते हैं। आ जाइए, वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्ट के बीच मुख्य अंतर बता दिया अभी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर के दौरान तो हम क्या करते हैं, केंचुओं का पालन पोषण करते हैं, उनका संवर्धन करवा के उनको उनका प्रजनन करवा के उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं। जबकि वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट के दौरान तो उन्हीं केंचुओं का हम पालन, उन्हीं केंचुओं का उपयोग करके हम सड़े गले खाद्य जो पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनसे खाद बनाते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाएगी। वर्मी कल्चर में खेतों की खेती पर ध्यान केंद्रित कर, जबकि वर्मी कंपोस्टिंग में अब से बिल्कुल सही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है इसमें। व्यवसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए किस प्रकार में सबसे उपयुक्त केंचुए हैं? कौन से केंचुए सबसे अंतर्जात, एपीजेइक, एनिसेइक, जलीय केंचुए? एपीजेइक सतह पर रहने वाले जो केंचुए हैं ना वो ठीक रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केंचुआ प्रजाति वर्मी कंपोस्ट के लिए अनुशंसित नहीं है? 2 बार आ गया, फेरिटेमा पोस्टमा, सामान्य केंचुआ, कोई बात नहीं। अगला, आइसिना फेटिडा को वर्मी कंपोस्ट के लिए आदर्श बनाने वाली प्रमुख व्यवहारिक विशेषता क्या है? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण ये जो आइसिना फेटिडा जो प्रजाति है वो सबसे बढ़िया रहती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी, वे सतह पर रहते हैं और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को आते हैं। बिल्कुल, जो सतह पर रहेंगे ना वही वर्मी कंपोस्ट में काम आएंगे। जमीन के अंदर, जल के अंदर रहने वाले जो केंचुए की प्रजातियां हैं वो वर्मी कंपोस्ट में यूज नहीं होती है। सक्रिय घरेलू कंपोस्ट के उच्चतम तापमान थर्मोफिलिक चरण के लिए मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों का कौन सा समूह जिम्मेदार है? कौन सा समूह? साइक्रोफेलिक शैवाल, उष्मा प्रेमी जीवाणु, अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ, जड़ ग्रनदी जीवाणु, उष्मा प्रेमी जीवाणु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घरेलू स्तर पर त्वरित वर्मी कंपोस्ट के लिए विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से अनुशंसित एपीजे केंचुआ प्रजाति कौन सी है? आइसिना फोइटिडा। भी तो आया था, दोबारा से क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज होकर आ गई, कोई बात नहीं। खाद के ढेर के अंतिम परिपक्वता चरण में दौरान कौन सा जीव विशिष्ट प्रकार के सफेद धागे जैसी उपस्थिति और मिट्टी जैसी गंध उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्टिनोमाइसेट्स।
पेरिटीमा, पोस्टोमा। सामान्य केचुए जैसे गहरे बिल खोदने वाले केचुए उथले घरेलू कंपोस्ट डिब्बों के लिए उपयुक्त क्यों होते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वे सतह पर अधिक जनसंख्या घनत्व को सहन नहीं कर सकते और गहरी खनिज मिट्टी के परतों को पसंद करते हैं। कवक खाद बनाने के मुख्य रूप से किन कठोर संरचनात्मक पादप बहुलकों को विकसित करके एक महत्वपूर्ण विशिष्ट भूमिका निभाते हैं? स्टार्च और सल्फर शर्करा, सेलुलोज और लिग्निन, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड। सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी, सेलुलोज और लिग्निन। ये जो प्रश्न आ रहे हैं बेटा, जो केचुआ है, एनाटॉमी आंतरिक संरचना बाह्य संरचना से संबंधित, मतलब उसकी शारीरिक संरचना से संबंधित, यहां से सवाल आएगा। केचुआ के पहले शारीरिक खंड को खंडित प्राणी है। संघ एनिलिडा के प्राणियों की विशेषता यह है क्या? खंड में खंड मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब, एक खंड दूसरे खंड में व्यवस्थित रहता है। नलिका में नलिका, किसकी विशेषता है? संघ एनिलिडा के प्राणियों की विशेषता है। केचुओं तो इसलिए खंडित शरीर तो होगा, इनका वास्तविक खंडन होगा इनमें। केचुओं के पहले शारीरिक खंड को क्या कहा जाता है? प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, क्लाइटेलम, पिगिडियम। पेरिस्टेमियम मुंह के ऊपर लटकने वाली और मिट्टी में संवेदी उपकरण के रूप में कार्य करने वाली मासल रोब से संरचना क्या कहलाएगी? प्रोस्टोमियम। परिपक्व केचुए में ग्रंथिल ऊतकों की एक प्रमुख गहरी पट्टी जिसको क्लाइटेलम कहते हैं, आमतौर पर कौन से खंड में पाई जाएगी? 14वें से 16वें खंड में पाई जाएगी क्लाइटेलम। यहां से सवाल आएगा, इस स्लाइड से एक सवाल आएगा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, केचुओं के प्रत्येक शरीर खंड पर में पहले अंतिम और क्लाइटेलम को छोड़कर उपस्थित गतिक संरचनाएं, मतलब पहले खंड पर नहीं होगी, अंतिम खंड पर भी नहीं होगी और क्लाइटेलम जो है वहां पर भी नहीं होगी, उसको छोड़कर सारे शरीर पर उपस्थित गतिक संरचनाएं पैरापोडिया कहलाएगी, सीटे कहलाएगी, चूसने वाले अंग फ्लैजिला। सीटे जो क्या करती है बेटा? गतिक मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। आंत की पृष्ठीय दीवार की आंतरिक मध्य सतह जिसे टाइफ्लाइसोल के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? श्वसन का है कि उत्सर्जन का है कि अवशोषण को बढ़ाना है कि अंडा उत्पादन करना है? प्रभावी अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाना। अगला प्रश्न, अब देखो, तो एनिमल जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, मतलब एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। हाँ, केचुआ उभयलिंगी प्राणी है, तो उसमें स्वपरागण मतलब अंदर ही आंतरिक निषेचन क्यों नहीं होता है? उसे कैसे बचाया जा सकता है? उसके लिए मेल एंड फीमेल गैमिट एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। देखते हैं प्रश्नों की ओर, उत्तर की ओर बढ़ते हैं। नर व मादा जनन छिद्र अलग कर्मियों पर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अंडाशय की तुलना में वर्षण पहले से परिपक्व होते हैं, जिसको पोट्रेंडी बोलते हैं। परिपक्व कर्मियों में अंडाशय अनुपस्थित होते हैं। शुक्राणु एक ही व्यक्ति में जीवित नहीं रह सकते। बी ऑप्शन सही है, अंडाशय की तुलना में वर्षण पहले से परिपक्व होते हैं। पेरिटीमा में शुक्राणु कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है और उनका प्राथमिक कार्य क्या है? 10वां और 11वां खंड अंडे उत्पादन करना, 6वां व 9वां खंड मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना, 14वें और 16वें खंड में कोकून स्रावित करते हैं, 18वें खंड में परिपक्व अंडों का भंडारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6वां और 9वां खंड मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, केचुओं में निषेचन और विकास किसके भीतर होता है? स्पर्मेथिका, अंडवाहिनी, क्लाइटेलम, मृदा गुहा, सीटे जिसको बोलते हैं। सी ऑप्शन सही है, क्लाइटेलम द्वारा स्रावित कोकून। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुए फेरिटिमा में नर जननांग छिद्र किस खंड के अधर पार्श्व किनारों पर स्थित होते हैं? जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कहाँ होंगे? 14वें खंड पर होंगे कि 16वें खंड पर होंगे, 18वें पर, 19वें पर? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 18वें खंड पर उपस्थित होते हैं। केचुओं को मुख्य रूप से किसानों का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वे क्या करते हैं? किसान मित्र क्यों कहलाएंगे? हानिकारक कीटों को फसलों को हानिकारक फसल कीटों को खाकर भोजन बनाते हैं। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम, बिल खोदने, मिट्टी को हवादार बनाना, पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाना, पौधों के लिए उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बिल खोदना, मिट्टी को हवादार बनाना और पोषक तत्वों से भरपूर। बिल्कुल, वो क्या करते हैं, मिट्टी में बिल खोदते जाते हैं ना, तो वहाँ की जो मिट्टी है, वो कहने का मतलब वहाँ जो उनमें कठोरपनता वो समाप्त हो जाता है और उसमें हवा, ऑक्सीजन अंदर तक पहुँच जाती है। जो जड़ें होती हैं, वो जब श्वसन की क्रिया करती है तो उनके लिए ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उनकी जो ग्रो है, उनकी जो वृद्धि है, वो भी अच्छी तरह हो जाती है। साथ-साथ में ये मिट्टी में रहकर सड़े गले पदार्थों को खाकर मिट्टी को विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर बना देते हैं। इसलिए पौधों को पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, जैविक अपशिष्ट के तीव्र वर्मी कंपोस्ट के लिए मुख्य रूप से केंचुओं का कौन सा समूह उपयोग किया जाता है? एपीजेइक, अभी तो बात कर ली है हमने, एपीजेइक समूह है जो सतह पर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, केंचुओं की पृष्ठीय त्वचा का गहरा भूरा या काला रंग किस सुरक्षात्मक वर्णन के कारण होता है? मेलेनिन, हिमोसाइनिन, पोर्फिरिन, क्लोरोक्विन। सी ऑप्शन सही है, पोर्फिरिन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग का नुकसान नहीं है? समय लेने वाली प्रक्रिया, नियमित निगरानी की आवश्यकता, न्यूनतम तापमान की आवश्यकता, मिट्टी को सूक्ष्म जीवों से समृद्ध करता है, मिट्टी को सूक्ष्म जीवों से समृद्ध करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद तैयार करने के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं है? गाय का गोबर, खरपतवार, बायोगैस, सूखी पुआल व पत्तियां, उपरोक्त सभी। इसमें क्या कह रहा है, कच्चा माल नहीं है। गाय का गोबर भी बिल्कुल कच्चा माल है और खरपतवार, बायोमास ये नहीं है। उत्तर सही है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद तैयार करने के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं है? बिल्कुल उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, केंचुओं की संख्या बढ़ाने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? गोबर मिलाकर, पौधों की सामग्री मिलाकर, जैव अपघटनीय अपशिष्टों को अधिक मात्रा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोग में नहीं किया जा सकता? कौन सा उत्पाद वर्मी? गाय का गोबर यूज करते हैं, पादप सामग्री, पशु अपशिष्ट, उपरोक्त सभी। पशु अपशिष्ट मतलब जो मृत पशु हैं उनको हम काम में नहीं ले सकते। कौन सी कटाई विधि केंचुओं के प्रकाश से दूर नीचे की ओर जाने के लिए निर्भर करती है? जब खाद का ढेर सीधे धूप या प्रकाश से संपर्क में आता है। प्रवासन विधि, लाइट रिटेक्शन विधि, समरूपीकरण, उत्प्लावन विधि। ऑप्शन बी से हो जाएगा बेटा, हीप एंड लाइट रिटेक्शन विधि। माइग्रेशन या चारा डालने कटाई तकनीक में केंचुओं के को तैयार खाद छोड़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, आकर्षक खाद अवशेषों और बिस्तरों से युक्त एक नया चारागाह जोड़कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैनुअल वर्मी कंपोस्टिंग कटाई के अंतिम चरण में कोकून निर्माण के बिना कंपोस्ट किए गए मलबे से महीन खाद को अलग करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गोबर का कांटा, तार की जाली, फावड़ा, पावर थ्रेड्स। सही उत्तर हो जाएगा इसमें तार की जाली या छलनी। टेबल बिल बिन या क्षैतिज प्रवासन कटाई प्रक्रिया के दौरान केंचुओं को किस व्यवहार का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? प्रकाश के प्रति आकर्षण, ऋणात्मक प्रकाश अनुक्रिया और ताजे भोजन नमी की ओर भोजन की खोज में होने वाली गतिविधि, ग्रीष्म ऋतु में की नींद और हिमांक तापमान के प्रति प्रतिरोधक, उच्च प्रतिरोधक। सही, ऋणात्मक प्रकाश सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी, ऋणात्मक प्रकाश अनुक्रिया और ताजे भोजन नमी की ओर भोजन की खोज में होने वाली गतिविधि। वर्मीवास मुख्य रूप से क्या है? वर्मीवास यहां से भी सवाल आएगा। वर्मीवास स्पेशल टॉपिक है आपके सिलेबस में। ठोस जैविक खाद, तरल जैविक खाद, रासायनिक कीटनाशक, केंचुओं का चारा। तरल जैविक खाद को वर्मीवास कहते हैं, फायो फर्टिलाइजर। वर्मीवास को कैसे तैयार किया जाता है? केंचुओं को उबालकर, वर्मी कंपोस्ट यूनिट से पानी गुजारकर, केंचुओं के शरीर को धोकर, गोबर और यूरिया को मिलाकर, केंचुओं के मल को सुखाकर, वर्मी कंपोस्ट यूनिट में पानी गुजारकर, जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट होती है उसमें से पानी को गुजार दिया जाता है। जो बचा हुआ जो पानी निकल के बाहर आता है वही भी क्या कहलाता है? वर्मी वाश कहलाता है, बायो फर्टिलाइजर।
वर्मीवास में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? केवल हानिकारक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फफूंदनाशक विषाणु, इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और लाभकारी सूक्ष्म जीव। पौधों पर छिड़काव करने से पहले वर्मीवास को सामान्यतः क्या किया जाता है? सीधा उपयोग किया जाता है, पानी के साथ 1:5 में अनुपात में मिलाया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, धूप में गर्म किया जाता है, छाना नहीं जाता, पानी के साथ मिलाया जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है, कंसंट्रेट फॉर्म में रहता है वो, तो उसमें कुछ पानी मिलाकर फिर स्प्रे किया जाता है। कृषि में वर्मीवास का उपयोग किस रूप में किया जाएगा? केवल मिट्टी को रंग बदलने के लिए, पौधों के टॉनिक और प्रकृतिवाद जैव कीटनाशक के रूप में, खरपतवारनाशक के रूप में, भूमि को बंजर बनाने के लिए नहीं, बंजर बनाने के लिए थोड़ी करेंगे, पौधों के टॉनिक और प्राकृतिक जैविक रूप कीटनाशक के रूप में उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रमाणित जैविक खेती में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट पूरी तरह प्रतिबंधित है? वर्मी कंपोस्टिंग, रासायनिक संश्लेषित उर्वरक, खाद, खेत की खाद, हरी खाद, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है ना, ये प्रतिबंधित है। मिट्टी पर क्रिया करने के मामले में जैविक उर्वरक मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों से किस प्रकार भिन्न है? वे तत्काल उच्च सांद्रता वाले खनिज आयन प्रदान करते हैं, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है वे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाते हैं और मिट्टी को दीर्घकालीन संरचना में सुधार करते हैं, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है वे पूरी तरह पानी में घुलनशील होते हैं और तेजी से भूजल में रिस जाते हैं, और डी ऑप्शन प्रयोग करने से पहले ये लाभकारी और मृदा में सूक्ष्म जीवों का वो नष्ट कर देते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की ओर बढ़ते हैं और दीर्घकालीन मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। ऑप्शन बी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उर्वरकों का कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरकों की तुलना में एक प्रमुख पारिस्थितिक लाभ है? मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक तो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एक बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो दोनों की तुलना में कौन सा लाभ सही है? जल निकायों के नाइट्रेट रिसाव के उच्च जोखिम, मृदा जैव विविधता में तेजी से कमी, सतही और भूजल प्रदूषण में जोखिम, पोषक तत्वों की तत्कालिक अधिकतम उपलब्धता में पौधों की तीव्र वृद्धि। सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सतही और भूजल प्रदूषण में कम जोखिम। मतलब जब हम केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वहां पर सतह और भूजल का जो प्रदूषण होगा बिल्कुल होगा ही नहीं, उसमें बहुत कमी होगी, उसमें ऐसा कोई जोखिम है ही नहीं। जैविक खेतों में उपयोग की जाने वाली वर्मी कंपोस्ट में कचरे के अपघटन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जीव जिम्मेदार है? निमाटोड है कि केचुआ है कि राइजोबियम बैक्टीरिया है कि केवल कवक है? केचुए, बिल्कुल अच्छी बात है। पोषक तत्वों के निकलने के संदर्भ में रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खाद की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? जैविक खाद की क्या विशेषता है? ये पहला ऑप्शन दे रखा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के माध्यम से पोषक तत्वों का धीमा और स्थिर उत्सर्जन, नमक से होने वाली क्षति के कारण तत्काल और उच्च सूचकांक रिसाव, नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ण अनुपस्थिति, आयनों को मुक्त करने के लिए कृत्रिम ऊष्मा की आवश्यकता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बेटा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के माध्यम से पोषक तत्वों में धीमा और स्थिर उत्सर्जन। चींटियों के आक्रमण से, अभी तो पहला ही आ गया प्रश्न, कोई बात नहीं, दोबारा से आ रहा है। चींटियां आक्रमण करती है, किस पर करती है सर? केंचुओं पर। हाँ, तो फिर को बचाने के लिए कोई रसायन का उपयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं साहब, क्लोरोपाइरीफॉस। कोई बात नहीं। केंचुओं में कौन सी स्थिति या सिंड्रोम उनके भोजन में असंसाधित प्रोटीन की अधिकता से उत्पन्न होता है? मतलब केंचुओं में भी बीमारियां हो जाती है, वो क्या? प्रोटीन विषाक्तता, अम्लीय घेंगा रोग, लाल टांग रोग, मेटामेरिक विफलता और क्लोरागोजन का टूटना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, प्रोटीन विषाक्तता। ये लो साहब, पूरे क्वेश्चन हो गए आपके। उम्मीद करता हूं इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। आपने पूरी साल पढ़ा, इसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख के जाइए, यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।